जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम विज्ञान यानी साइंस के लिए एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टडी करेंगे और हमारा पहला लेक्चर है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। दोस्तों, अगर आपने व्यापम के पिछले एग्जाम्स देखे हैं तो उनमें साइंस से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। वन लाइनर या डायरेक्ट क्वेश्चन अब बहुत कम ही पूछे जा रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, एसएससी सीजीएल में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन साइंस के पूछे जा रहे हैं, इसलिए साइंस को बेसिक से पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आप बेसिक से साइंस को पढ़ेंगे तो आप इसको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण है इसके लिए हम 2 क्लासेस रखेंगे। आज पहली क्लास में हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, ये किस तरीके का रहता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है और लिफ्ट में जो वेट होता है वो किस तरीके से चेंज होता है। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में रहेंगी। अगला जो लेक्चर होगा उसमें सैटेलाइट्स की गति के बारे में बताया जाएगा और भी कुछ चीज़ें के बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण दोस्तों एक बल होता है जो कि आकर्षण प्रवृत्ति का रहता है, यानी ये जब भी 2 चीजें रहती हैं जिनके बीच में कोई जिनके पास द्रव्यमान होता है वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो इसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। दोस्तों, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका कारण होता है, कोई भी बल हो उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा कि इस रीजन की वजह से ये बल कार्य कर रहा है, ये फोर्स एक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण है उसका कारण होता है द्रव्यमान। अगर कोई भी 2 पिंड जिनके भीतर द्रव्यमान है, जिनके पास कोई द्रव्यमान है, उनको आसपास रख दिया जाएगा तो उनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करेगा जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। अगर उन 2 पिंडों में से एक पिंड द्रव्यमान रहित है तो उन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। अब दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण बल कितना रहता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, दिशा क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में न्यूटन ने एक नियम दिया था। जो नियम कुछ इस प्रकार है कि 2 कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन कणों की सहितियों यानी द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए देखते हैं ये किस प्रकार का रहता है। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये 2 पिंड रखे हुए हैं। पहला पिंड है ये जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा पिंड है ये इसका द्रव्यमान m2 है और इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों है r इकाई, r सेंटीमीटर मीटर जो कुछ भी हो। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करेगा, आकर्षण बल जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच में अगर द्रव्यमान है तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण है तो ये वाला पिंड इस पिंड को अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पर ये खींच रहा है, ये देखो F बल से, और ये पिंड इसको, ये वाला पिंड पहला वाला पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर खींच रहा है, ये भी F से। तो दोस्तों, ये दोनों पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, ये जो बल है इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इन दोनों बलों का मान एक बराबर ही होगा, यहाँ पर F है तो यहाँ पर भी F है। और इस F को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के आधार पर अगर परिभाषित किया जाए तो दोनों कणों की सहितियों यानी दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती यानी m1 m2 समानुपाती में आ गया और इनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी दूरी बटे में आ गई r²। और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया दोस्तों, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और इसकी वैल्यू ये रहती है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दोस्तों, ये जो इसका मात्रक है ये कैसे आया है ये तो अभी हम देख लेंगे, इसकी वैल्यू को हमको याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्टली पेपर में पूछ दिया जाता है जी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों इस फॉर्मूले से हमको क्या मालूम चलता है, इस फॉर्मूले से हमको मालूम चलता है कि अगर द्रव्यमान अधिक होगा यानी m1 या m2 ये ज़्यादा होगा तो उतना ही बल ज़्यादा लगेगा। उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी जितनी कम होगी क्योंकि ये बटे में आ रहा है r², उतना ही ज़्यादा बल लगेगा। दूरी जितनी अधिक होगी उतना ही बल कम होगा। तो दोस्तों, इस पर इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कि मान लीजिए 2 पिंडों के बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाता है तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना रह जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लीजिए पहले अभी इनके बीच में F बल कार्य कर रहा है और इनकी बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया गया, r की जगह अपन 3r कर देते हैं, 3r। तो ये
जो बल है वो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू, थोड़ा अच्छा पेन ले लेते हैं, F इज इक्वल टू दूसरी स्थिति में तो F सेकेंड स्थिति बता देते हैं, G इंटू M1 M2 तो सेम ही रहे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को 3 गुना कर दिया तो यहाँ पर 3R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, G इंटू M1 M2 अपॉन 9R स्क्वायर। तो दोस्तों इतने पूरे को तो हम F बोल सकते हैं। तो ये जो दूसरी स्थिति में Fs होगा वो F का 9वां हिस्सा होगा, Fs इजकल टू F अपॉन 9। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि दूरी को चेंज कर दिया या फिर द्रव्यमान को चेंज कर दिया तो F के मान में क्या परिवर्तन आएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसकी वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, और दोस्तों इसका जो मात्रक आया है वो कैसे आया है ये हमको आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मात्रक कैसे आया है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला तो हमको पता ही है जो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए है, F इजकल टू G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब दोस्तों हमको तो केवल G का निकालना है, तो G को एक साइड रख लो, बाकी सबका पक्षांतर कर दिया। तो यहाँ पर हमने R स्क्वायर को यहाँ पर पहुँचा दिया, तो यहाँ पर आ गया R स्क्वायर, और M1 M2 को नीचे पहुँचा दिया, बराबर G आ गया। अब दोस्तों हमको क्या निकालना है, इसका मात्रक निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन सभी के जो मात्रक होंगे उनको लिख देंगे दोस्तों। F क्या है होता है, F एक बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो हमने यहाँ पर न्यूटन लिख दिया। R क्या है, डिस्टेंस है यानी दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर हमने इंटू मीटर का स्क्वायर लिख दिया। M1 क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है तो किलोग्राम लिख दिया। M2 भी द्रव्यमान है, इसका मात्रक भी किलोग्राम, तो यहाँ पर भी किलोग्राम लिख दिया। तो दोस्तों यही आपका हो गया क्या, G का मात्रक। तो G का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, पर किलोग्राम स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा किलोग्राम पे घात -2 लिख देते हैं। अब दोस्तों कभी कभी इसका क्या विमीय सूत्र भी पूछ देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों विमीय सूत्र निकालना है तो इसी मात्रक की सहायता से ही निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मात्रक में ये न्यूटन लिखा है तो न्यूटन का पहले यानी बल का विमीय सूत्र निकाल लें। तो बल F बराबर क्या होता है, F बराबर ma। F बराबर क्या होता है दोस्तों, ma। तो F बराबर ma से हमने निकाला अपना फोर्स का, बल का हमने विमीय सूत्र निकाला। तो m यानी द्रव्यमान और a यानी त्वरण, त्वरण यानी कि क्या होता है, गति में परिवर्तन, यानी कि LT-2। ये दोस्तों जब हम गति वाला चैप्टर पढ़ेंगे न्यूटन का, न्यूटन की गति संबंधी समीकरण और भी जो चीज़ें पढ़ेंगे तब हम ये इन सभी के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। आज आप केवल इतना देख लीजिए कि जो a है, a का विमीय सूत्र होता है LT-2। ठीक है, तो ये हो गया आपका बल का विमीय सूत्र, आपने लिख लिया। अब बल के बाद आपको इनटू में मीटर स्क्वायर का विमीय सूत्र लिखना है। तो मीटर यानी लेंथ, तो लेंथ का विमीय सूत्र होता है L स्क्वायर, लेंथ यानी L, तो L स्क्वायर यहाँ पर इनटू, और यहाँ पर भाग देके किलोग्राम स्क्वायर, तो किलोग्राम यानी कि मास, मास यानी m, m का स्क्वायर। अब दोस्तों m स्क्वायर ऊपर गया तो यहाँ पर m की घात 1 थी, तो m स्क्वायर ऊपर गया तो m की घात -1 हो गई, और l की घात 2 और l की घात 1 जुड़ गई क्योंकि गुणा में थे, तो l की घात 3 हो गई और t की घात -2। ये आपका हो गया g का विमीय सूत्र। तो दोस्तों कभी कभी g का फॉर्मूला, g का मान पूछ देते हैं जिसमें ये g का मात्रक लिखना जरूरी होता है, और कभी कभी g का विमीय सूत्र पूछ देते हैं तो वो भी निकालना हमको आना चाहिए। तो दोस्तों ये विमीय सूत्र कैसे निकाले जाते हैं इस पर भी एक चैप्टर रहेगा, लेकिन पहले आप 5-6 चैप्टर पढ़ लीजिए, तब आपको विमीय सूत्र अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि आपको काफ़ी सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अभी ये आपका पहला चैप्टर है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब दोस्तों थोड़ा गुरुत्वीय त्वरण को पढ़ने से पहले हम त्वरण के बारे में जान लें। अगर कोई भी पिंड है जिस पर कोई बल कार्य कर रहा है, मान लीजिए F, तो ये F है, F को हम कह सकते हैं ma, जहाँ पर m इस पिंड का द्रव्यमान और a उसका त्वरण है। ठीक है, त्वरण यानी गति में समय के साथ परिवर्तन, यानी कि किसी की स्पीड में या फिर किसी के वेग में समय के साथ कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन या त्वरण। ठीक है, तो ये तो आपको आता होगा अच्छे से। तो दोस्तों अगर बल बराबर कितना होता है ma, तो यहाँ पर भी दोस्तों ये जो F लग रहा है इसकी जगह भी हम लिख सकते हैं m2 इंटू a2, और यहाँ पर m1 इंटू a1, इतना लिख सकते हैं इन बल के बराबर में। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, F की जगह m2 a2 लिख सकते हैं, है कि नहीं।
अगर हमको A2 निकालना है, A1 निकालना है तो F की जगह M1 A1 लिख देंगे, तो M2 A2 इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ M2 से M2 कट जाएगा तो A2 कितना आ जाएगा, G M1 अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा ये सर क्या करा रहा है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी ये पढ़ के ना आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसीलिए मैं इस चीज़ को करा रहा हूँ। M1 A1 इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये M1 से M1 कट गया, तो A1 बराबर क्या हो गया, G M2 अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों इससे हमको क्या समझ में आया, अगर ये जो पहली वाली वस्तु है, इसका हमने M1 माना तो इसको पहली वस्तु मान लेते हैं। इसका जो त्वरण है वो M2 पे डिपेंड है, क्योंकि इसके त्वरण के फॉर्मूले में कौन आ रहा है दोस्तों, M2 आ रहा है ना। तो ये किस पर डिपेंड है, M2 पर डिपेंड है। A1 का जो त्वरण है वो M2 पर डिपेंड है, और A2 का यानी कि जो दूसरी वस्तु है उसका त्वरण है वो पहली वस्तु के द्रव्यमान पे यानी M1 पर डिपेंड है। यानी कि जब दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है तो पहली वस्तु का त्वरण दूसरी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और दूसरी वस्तु का त्वरण पहली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये चीज़ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसी चीज़ की सहायता से अभी हम गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी को समझेंगे कि ये स्मॉल जी क्या होता है। दोस्तों हो सकता है आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा हो, लेकिन इसको अच्छे से कर लीजिए। दोस्तों हो सकता था देखो ये कैलकुलेशन वाले पार्ट से ही आपको कठिन लग रहा होगा कि ये कैलकुलेशन आ रही है, क्या M1 से M2 कट रहा है। लेकिन दोस्तों ये कैलकुलेशन बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसी पे बेस क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता कि एक पिंड की का जो त्वरण है वो दूसरे पिंड के त्वरण के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, तो आपको ईजिली समझ में आ जाता। लेकिन वो जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उसी से रिलेटेड आ रहे हैं। अभी हम देखेंगे। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों पृथ्वी की वजह से किसी पिंड पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उस बल की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी पृथ्वी जो अन्य पिंडों पर त्वरण लगाती है उसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर मैंने 4 स्थितियाँ दी हैं, ये आपका पृथ्वी बना हुआ है, और पृथ्वी का द्रव्यमान ME है, M अर्थ, और ये उसकी रेडियस है R, और लगभग पृथ्वी की रेडियस कितनी होती है दोस्तों, 6400 किलोमीटर के समथिंग होती है। ठीक है, और ये पृथ्वी के बिल्कुल पास पास ये 4 पिंड अलग अलग स्थितियों में रखे हैं, M1 M2 M3 M4। ठीक है, अलग अलग इनके द्रव्यमान है और अलग अलग जगह पे ये रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन पे जो त्वरण लग रहा होगा उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। दोस्तों इस पर जो त्वरण लग रहा होगा उसका मान, इस पर जो त्वरण लग रहा होगा उसका मान, और इस पर जो त्वरण लग रहा होगा, इन सभी पिंडों पे जो त्वरण लग रहा होगा उन सभी का मान बराबर ही होता है, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, या फिर जिसको हम स्मॉल जी से परिभाषित करते हैं। और स्मॉल जी का मान पृथ्वी के पास में, आसपास, बिल्कुल पास पास में, ज़्यादा दूर नहीं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अभी हम देखते हैं इस स्मॉल जी के बारे में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन सभी मानों पर एक समान बल कैसे लगता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए पहले वाले पिंड की हम बात कर रहे हैं, पहले वाला पिंड M1, इस पर दोस्तों हमने मान लिया F1 फोर्स लग रहा है। कितना दोस्तों, F1 फोर्स लग रहा है। तो F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, G इंटू M1 इंटू ME, M1 का द्रव्यमान इंटू इस पृथ्वी पूरे का द्रव्यमान अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों वैसे तो इसके बीच में भी कुछ डिस्टेंस होगी, लेकिन ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, तो ये वाली डिस्टेंस हम मान लेते हैं मीटर्स में होगी, और पृथ्वी की त्रिज्या किलोमीटर्स में है, तो हम यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर को ही लिख ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा उसको जो ऐड करेंगे तो लगभग थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा, तो हम केवल कैपिटल R स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमको F1 यानी M1 पर का जो त्वरण है ये निकालना है, तो हमको M1 पर जो बल लग रहा है उसको त्वरण के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, यानी M1 इंटू A1 लिखेंगे, F1 की जगह पे लिख लिया हमने, तो बराबर हो गया G इंटू M1 इंटू ME अपॉन, तो ये दोस्तों M1 से M1 कट गया, तो A1 आ गया G इंटू ME अपॉन R स्क्वायर।
तो दोस्तों यही गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब देखते हैं कि दूसरी जो वस्तुएं हैं उन पर भी जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है वो बराबर है भी या नहीं। तो दोस्तों हम जैसे यहाँ पर हमने देखा, ये चौथे वाले पिंड के लिए बता रहे हैं, चौथे वाले पिंड के लिए, ठीक है। तो इसके लिए देखो दोस्तों F4 कितना हो जाएगा, G इंटू M4 और F4 बराबर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू M होता है तो M4 इंटू A4। हमने मान लिया कि यहाँ पर इसका त्वरण A1 था, इसका A4 था, यानी अलग अलग त्वरण था। बाद में दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये M4 से M4 कट गया तो A4 आ गया G इंटू ME/r²। और दोस्तों A1 भी देखो आप, A1 भी कितना आया था, G इंटू ME/r², यानी A1 बराबर है A4 के। ये सभी आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं दोस्तों। A1 इज इक्वल टू A4 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4। और इसी को दोस्तों हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, या स्मॉल g से इसको हम दर्शाते हैं। और दोस्तों पृथ्वी के निकट इसका जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और दोस्तों जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते हैं इसकी वैल्यू घटती रहती है। इसके मान में क्या परिवर्तन आता है ये जानना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों जी के मान में परिवर्तन, यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके मान में क्या क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों ये एक ग्राफ है जो कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी और गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मान में परिवर्तन को बता रहा है। यानी कि अभी मान लीजिए शुरुआत में डिस्टेंस 0 है, यानी कि कोई पिंड यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र पर ही है, ठीक है। अगर कोई पिंड पृथ्वी के केंद्र पर ही है तो वहाँ पर g बराबर कितना हो जाएगा, 0। और धीमे धीमे कोई अगर ऊपर आ रहा है तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान धीमे धीमे बढ़ेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी बढ़ेगा, धीमे धीमे बढ़ता है। और ये r के समानुपाती होता है दोस्तों, इसीलिए ये एक सरल रेखा आ रही है, समानुपाती होगा r के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ये बल इसका बढ़ेगा। और जैसे ही पृथ्वी पर पहुंच जाएगा, पृथ्वी की सतह पर, जब r स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, ये स्मॉल r वाला ग्राफ चल रहा है तो ये कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, तो वहाँ पर g की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यानी पृथ्वी के तल पर g की वैल्यू मैक्सिमम होती है। उसके बाद जैसे जैसे ही ऊपर जाएंगे, ऊपर की दिशा में जाएंगे तो g की वैल्यू घटती रहेगी, पैराबोलिक फॉर्म में घटेगी, ठीक है दोस्तों। तो धीमे धीमे ऊपर जाएंगे तो g की वैल्यू धीमे धीमे घटती जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया जी की दूरी के साथ जी के मान में परिवर्तन। लेकिन दोस्तों हमको पता है कि पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, ध्रुवों से पृथ्वी कुछ चपटी है, यानी भूमध्य रेखा पर जो त्रिज्या है वो अधिक होती है और ध्रुवों पर कम होती है। तो दोस्तों जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर जी का मान अधिकतम होता है, जी मैक्सिमम है, और भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है, जी मिनिमम होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर दोस्तों ये r ज़्यादा है, यानी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो देखिए आप GME/r², ये r ज़्यादा होगा तो g का मान कम होगा, क्योंकि r बटे में है, r कम होगा तो g का मान ज़्यादा होगा। इसलिए ध्रुवों पर g की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और भूमध्य रेखा पर g की वैल्यू कम होती है। तो दोस्तों अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलेंगे तो g के मान में बढ़ोतरी होगी, धीमे धीमे बढ़ोतरी। ऐसे ही दोस्तों अगर हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलेंगे तो g के मान में कमी होगी। ऐसे ही अगर हम पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे तो पहले जी के मान में बढ़ोतरी होगी, फिर कमी होगी, फिर बढ़ोतरी होगी, फिर कमी होगी, ठीक है। इसी तरीके से चलेगा चक्कर, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और इन पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ध्रुवों पर अधिकतम होगा या फिर यहाँ पर अधिकतम होगा जी की वैल्यू है, या फिर अगर पृथ्वी के अंदर है तो कहाँ पर क्या रहेगा। तो इस ग्राफ से आपको ये पृथ्वी के अंदर और बाहर की स्थिति पता चलेगी, और यहाँ से आपको पृथ्वी चपटी होने की वजह से जी की वैल्यू कहाँ कम ज़्यादा होती है ये याद रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती भी है, तो जो घूमने के कारण, घूर्णन के कारण भी जी की वैल्यू में कमी आती है, क्योंकि जो एक कंपोनेंट होता है वो पृथ्वी को घूर्णन के लिए बल प्रदान करता है। तो दोस्तों जैसे जैसे हमारी पृथ्वी की कोणीय गति यानी घूर्णन की गति बढ़ेगी, वैसे ही वैसे जी की वैल्यू घटेगी। जैसे ही जैसे कोणीय गति बढ़ेगी, ठीक है, यानी कि घूर्णन गति बढ़ेगी, वैसे ही वैसे जी की वैल्यू में कमी होगी। और दोस्तों अगर पृथ्वी की जो कोणीय गति है वर्तमान की 17 गुनी हो जाए, अभी जो कोणीय गति है उससे 17 गुना ज़्यादा हो जाए, ठीक है, उसका 17 गुना हो जाए, तो भूमध्य रेखा पर जो जी की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी।
यानी कोई भी निकाय गुरुत्वहीन हो जाएगा, यानी उसका कोई भार नहीं रहेगा, यानी कि वह उसका मान हो जाएगा 0। अगर अभी वर्तमान से 17 गुना अधिक स्पीड से पृथ्वी घूमने लगेगी तो भूमध्य रेखा पर जी की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 0। अब दोस्तों एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं, द्रव्यमान व भार में अंतर। दोस्तों द्रव्यमान कोई भी वस्तु हो उसका द्रव्यमान होता है, उसके अंदर जो मटेरियल है उसकी माप को ही हम द्रव्यमान कहते हैं, या फिर ये एक कंसेप्ट है जो गुरुत्वाकर्षण बल को दर्शाने के लिए जरूरी रहता है। भार दोस्तों एक तरीके का बल है, ये बल है। पृथ्वी किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो बल लगाती है उसी को भार कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये रही आपकी पृथ्वी, ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए m है। तो इस m द्रव्यमान की वजह से पृथ्वी इसका पर अपने केंद्र की ओर एक बल लगा रही होगी। तो दोस्तों इसी बल को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। ये बल किसके बराबर होगा, m इंटू जी। F इजकल टू क्या होता है, m ए त्वरण, और त्वरण क्या होता है g, यानी गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर है तो mg। तो इसका भार कितना हो जाएगा दोस्तों, mg। अब दोस्तों इस पर क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आएंगे कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है, तो बताइए चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, और साथ ही साथ कुछ और आंकड़े भी दिए होंगे। तो दोस्तों हाँ, वैसे तो हमको मालूम है कि चंद्रमा पर जो भार है वो 1/6 गुना हो जाता है, तो अपन इसमें सीधे सीधे 6 का भाग दे देंगे तो 10 kg हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों चंद्रमा ना देके कोई पूछ दे कि किसी नए ग्रह पर इस वस्तु का भार कितना हो जाएगा, और उस ग्रह की त्रिज्या के बारे में बता दें और उस ग्रह के द्रव्यमान के बारे में बता दें, तो दोस्तों उस ग्रह पर जो जी है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे पृथ्वी पर जी है उसको हम स्मॉल जी बोल रहे हैं, तो उस ग्रह पर मान लो जी, उसको हम जी न्यू बोले, तो जी का फॉर्मूला होता है me/r²। तो नए ग्रह का जो द्रव्यमान है उसको यहाँ पर रख देंगे और जो त्रिज्या है उसको यहाँ पर रख देंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बोल दिया गया कि नए ग्रह का द्रव्यमान 2 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान का, तो हम यहाँ पर 2gme लिख देंगे, me की जगह 2me, और उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 6 गुना है, ऐसा बोल दें। तो r की जगह हम 6r रखेंगे तो 36r² हो जाएगा। तो यहाँ इससे काटेंगे 1/18, यानी कि जो नया ग्रह है उस पे जो गुरुत्वाकर्षण है वो इतना बराबर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, तो g/18, यानी नए ग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो g/18 के बराबर है। तो उस पर जो भार होगा वो भी आपका कितना हो जाएगा, एक सही 60/18 kg हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर 60 किलो का आदमी है तो उस नए ग्रह पर 60/18 का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। कभी कभी हमको कंफ्यूज भी कर दिया जाता है, जैसा कि अभी व्यापम का एग्जाम था समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी का, उसका एक क्वेश्चन आप देखिए, आप इसके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया गया है, नए ग्रह के पिंड के द्रव्यमान और त्रिज्या के बारे में बताया गया है, लेकिन आपसे पूछा द्रव्यमान ही गया है। तो द्रव्यमान दोस्तों कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे इस ग्रह पर देखें चाहे दूसरे ग्रह पर चले जाएं, यहाँ पर कहीं पर भी चले जाएं, द्रव्यमान में चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर किसी का द्रव्यमान 60 किलो है तो 60 किलो ही रहेगा। लेकिन दोस्तों भार चेंज होता है, क्योंकि भार एक तरीके का बल है। तो यहाँ पर जैसे किसी से बोले ना किसी का भार 60 किलोग्राम है, तो वो वास्तव में 60 किलोग्राम ना होके 60 न्यूटन होता है, 60 न्यूटन होता है। 60 किलो तो आम चलन की भाषा में हम बोल देते हैं, उसका भार होता है 60 न्यूटन, यानी बल की इकाई में ही होना चाहिए। ये तो द्रव्यमान की इकाई है किलोग्राम, लेकिन नॉर्मली भाषा में ऐसा पूछ देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है कि द्रव्यमान के बारे में पूछा गया है या फिर भार के बारे में पूछा गया है। अब आते हैं दोस्तों लिफ्ट में भार। लिफ्ट या तो ऊपर जाती है या नीचे जाती है, यही रहता है दोस्तों। लिफ्ट का काम क्या है, ऊपर ले जाना या नीचे ले आना किसी बड़ी बिल्डिंग में। तो उसमें जो हमको भार प्रतीत होता है उसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लिफ्ट में जीरो एक्सीलरेशन यानी कि जीरो त्वरण से चल रहे हैं, चाहे तो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, या फिर लिफ्ट एकदम स्थिर है, ऊपर की ओर या तो एक समान गति से जा रही है तो एक्सीलरेशन 0 होगा, या फिर नीचे की ओर एक समान गति से जा रही है तो भी एक्सीलरेशन 0 होगा, या फिर वो स्थिर है तो उस दिशा में जो इसका भार होगा वो आपके फिक्स mg के बराबर ही होगा, स्थिर रहेगा भार, कोई चेंज नहीं होगा।
गुरुत्वाकर्षण के कारण जी काम कर रहा है तो mg काम करेगा इस पर, ये m इसका द्रव्यमान मान लिया। लेकिन दोस्तों अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो दोस्तों ए त्वरण से ऊपर की ओर ले जाने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा फोर्स इस पर वर्क करना पड़ेगा, जो किसके बराबर होगा, ma के बराबर, तभी तो हम इसको ऊपर की ओर ले जा पाएंगे। तो इस वजह से दोस्तों इस पर जो त्वरण लग रहा होगा वो ज़्यादा लगेगा, mag, यानी इसका भार हमको ज़्यादा प्रतीत होगा। वही प्रतिक्रिया बल नीचे की ओर काम करेगा, तो कितना ज़्यादा होगा, m × g + a, इतना भार हो जाएगा। जो त्वरण होगा उसी के आधार पर भार बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ए त्वरण से नीचे की ओर लिफ्ट आ रही है तो वहां पर जो भार होगा, आभासी भार, वो घट जाएगा और mg - a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर लिफ्ट की डोरी ऊपर से टूट जाती है और फ्री फॉल यानी कि स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से लिफ्ट नीचे गिर रही है तो वहां पर जो a है वो g के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कोई मशीन से तो काम ले नहीं रहा है। जो लिफ्ट है, लिफ्ट का भी त्वरण, लिफ्ट भी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर गिरेगी तो उसका भी त्वरण g के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर g - g हो जाएगा। इसी फॉर्मूले से तो वो भार निकल रहा था, तो m × अभी दूसरा ले लेते हैं दोस्तों, m × g - g = कितना हो जाएगा, m × 0 यानी कि 0, यानी यहाँ पर हमको भार शून्यता की स्थिति हो जाएगी। अगर फ्री फॉल हो रहा है तो जो व्यक्ति है उसको अपना भार 0 लगेगा और उसका भार 0 प्रतीत उसको होगा, क्योंकि उसको कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा इस वजह से। तो दोस्तों ये लिफ्ट पर भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो ये लिफ्ट के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर ऊपर जा रही है तो भार बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, इस स्थिति से बढ़ेगा, नीचे जा रही है तो कितना घटेगा, इस स्थिति से। ये दोस्तों FBD के थ्रू बनाया जाता है, अगर आपने 12th में पढ़ा होगा, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इतना ही इसमें याद कर लो, क्योंकि इसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन दोस्तों जो दूसरे पार्ट थे उनमें कैलकुलेशन करके बताना ज़रूरी था, क्योंकि क्वेश्चंस उन्हीं कैलकुलेशन पे बेस्ड आते हैं। तो आपको अगर ये चैप्टर पहले बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 बार ये वीडियो देखें, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो इतने लेवल के आने ही हैं जो अभी आ रहे हैं एग्जाम में, उस दृष्टिकोण से देखें तो दोस्तों साइंस को आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा। समझ में हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आपको देखना होगा। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। धन्यवाद, जय माता।